नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, कितने तरीके का होता है, बिजनेस फाइनेंस कहाँ से अरेंज हो सकता है, इंटरनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे खुलती है, बिजनेस के बाकी टाइप्स जैसे पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, उन्हें अच्छे से जाना। लेकिन क्लास 12th के सिलेबस में हम बिजनेस मैनेजमेंट की पूरी डेप्थ तक जाएंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट खुद क्या है, बिजनेस में कैसे काम में आता है, कहाँ कहाँ लागू होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। इसी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ठीक है, ये फर्स्ट आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ये पूरी बुक में ही आपको अक्सर ऐसा दिखेगा कि ये एरिया जो है आपका एजेस वाला, ये थोड़ा सा ब्लर है। लेकिन होपफुली अगर आप फुल एचडी वीडियो चलाओगे अपने यूट्यूब पे, जब आप इसे देख रहे हो तो आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ ही मिलेगा। ठीक। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, कैसा है, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी खासियत क्या है, क्यों चाहिए हमें मैनेजमेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, सॉरी। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ऑब्वियसली लास्ट 12th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक का पहला चैप्टर है, पहला स्टार्टिंग है, तो पूरा इंट्रोड्यूस होगा। मैनेजमेंट की मीनिंग पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा होता है मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स किस लिए है, क्या एम्स क्या है इसके, इम्पोर्टेंस, हमारे किस काम में आता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर लगभग एक जैसे होते हैं, किस किस तरीके के मैनेजमेंट होते हैं ना इसके लिए। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, बहुत स्तर पे होता है, छोटे से देखे उसके ऊपर मैनेजमेंट, उसके ऊपर आप देखते होगे अलग अलग फर्म्स में, आपके स्कूल में। आप अगर आप किसी भी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जिसकी कई ब्रांचेस हैं, तो आपका ब्रांच लेवल मैनेजमेंट होगा, फिर कोई एक हेड ऑफिस होगा जहाँ से सारी ब्रांचों को मैनेज किया जाता होगा। टू टीयर हो गया ये। ऐसे कई लेवल्स होते हैं अलग अलग फर्म में, फर्म के हिसाब से। अब कोई आपके घर के आसपास की दुकान है तो वो अकेले मैनेज हो जाती है, जिस जो ओनर है वही मैनेज कर लेता है, वहाँ सिंगल लेवल होता है। लेकिन वहीं अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे कि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी, फॉर एग्जांपल टाटा, टाटा में तो ना जाने कितने लेवल का ऑफ मैनेजमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में वो जुड़ा हुआ है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसके काम क्या क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। हो सकता है थोड़ा चैप्टर हाफ एन आवर या 40 मिनट से ऊपर जाने लगे, हम देखेंगे। अगर उसके बाद हमारे पास कम से कम 15 मिनट का कंटेंट बचा होगा तो हम इसे दो वीडियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, यानी कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस हो। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस ही इस पर डिपेंड करती है कि उसका मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है। जैसे कि HCL जो है, इंडिया से स्टार्ट होके ग्लोबल, इंडिया से नहीं सॉरी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी में लीडर बन चुका है, IT सर्विस में बन चुका है, क्योंकि जो मैनेजर एफिशिएंसी है इनके ओनर और इनके स्टाफ की। ठीक है, हो सकता है ये CEO की बात कर रहे हो, लेकिन चूंकि बुक का एडिशन जो है हमें अभी मालूम नहीं है, पुराना भी हो सकता है, तो इसीलिए ये CEO नाम प्रेजेंट टाइम पे एप्लीकेबल है कि नहीं हमें मालूम नहीं है। ठीक, सॉरी, बार बार जेस्चर मेरे माउस पैड का अलग फंक्शन कर जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस, अ स्कूल विदाउट प्रिंसिपल, बिना प्रिंसिपल का स्कूल आप इमेजिन करिए। अ क्रिकेट टीम विदाउट अ कैप्टन, बिना कैप्टन की क्रिकेट टीम। या अ कंट्री विदाउट अ गवर्नमेंट, है ना। या अ गवर्नमेंट विदाउट अ चीफ और प्राइम मिनिस्टर, कैसे फंक्शन होगा। इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हम ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं कि सब कुछ बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड और chaotic हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट बहुत एसेंशियल है हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, छोटे बड़े, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, कहीं का भी हो। मैनेजमेंट क्या है, नेसेसरी है, जिससे कि जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाए ग्रुप ऑब्जेक्टिव के प्रति, ना कि अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के प्रति। ठीक है,
मीनिंग पढ़ते हैं इसकी। मैनेजमेंट को क्या कहा गया है? मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो लोगों से काम करवाना या काम के को पूरा करवाना, कैसे भी लोगों से, खुद से, मिलजुल के कैसे भी पूरा करवाने का प्रोसेस है, जिसमें हमारा एम क्या होता है कि जो हमारे गोल्स हों वो इफेक्टिवली अचीव हो, मतलब कि बिना गलतियों के, और एफिशिएंटली अचीव हो, यानी कि मिनिमम टाइम में। कभी भी बहुत ज़्यादा मिनिमम टाइम के चक्कर में हम अपनी इफेक्टिवनेस ना खो दें, और कभी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, उसे असरदार बनाने के लिए हम ओवर एक्स्ट्रा टाइम ना लें। दोनों चीज़ें जितनी बेस्ट हो सकती है उतनी बेस्ट रहनी चाहिए, और कोइंसाइड करनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। और भी कई लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, ठीक है। जैसे कि मैनेजमेंट इज द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल्स वर्किंग इन अ ग्रुप कैन परफॉर्म effectively and efficiently for the achievement of organization goal. Yeah, management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. यहाँ पे तो उन्होंने मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं यानी स्टेप्स हैं उनको जोड़ दिया है उसके प्रोसेस को, और लिख दिया है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस operation in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objective। देखिए इन सारी डेफिनेशंस में 1 2 3 4 आप ध्यान दे रहे होगे कि ये बताया जा रहा है कि एक प्रोसेस है, ये बताया जा रहा है कि एम्स अचीव होने चाहिए, ये बताया जा रहा है कि एफिशिएंट होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है, और काम एक साथ होना चाहिए, कलेक्टिवली होना चाहिए। ये चीज़ हर उसमें बताई जा रही है, हर डेफिनेशन में। तो आपको भी यह ध्यान रखना है कि लोगों से काम निकलवाने का एक प्रोसेस, जिसमें वो काम सही समय पे, सही ढंग से, और ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप एम को अचीव करने के लिए हो, ठीक है। ये हो गया मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। ये एक बार में हो जाने वाली, करके ख़त्म कर देने वाली चीज़ नहीं है, ये चलती रहती है। जैसे कि प्लानिंग, पहले तो प्लान करोगे कि बिजनेस क्या करना है, कहाँ करना है, किन लोगों के साथ करना है, किस तरह से करना है ना। ऑर्गेनाइजिंग, अब उन चीज़ों को लाओगे, उन रिसोर्सेज को जिनसे बिजनेस किया जा सकता है। स्टाफिंग, उन लोगों को इकट्ठा करोगे जो बिजनेस में काम करेंगे। डायरेक्टिंग, उन्हें बताओगे कि काम करना क्या है। जब काम चालू हो जाएगा तो कंट्रोलिंग, मतलब कि एक चेक बना के रखोगे कि वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी एम्स पूरे नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, कहाँ गलतियाँ हैं, उन्हें सुधारें। उन्हें सुधारने के लिए फिर वापस प्लानिंग करें, ठीक। तो एक साइकिल है, एक प्रोसेस है, ठीक है। गलत लिखा है। मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम, मिनिमम एफर्ट बताता है एफिशिएंसी, और क्वालिटी ऑफ वर्क बताता है इफेक्टिवनेस। और यहाँ मैंने अभी अभी पढ़ा तो देखा ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे टारगेट ऑन टाइम पूरा करने के लिए ये कह रहे हैं कि यानी कि हम इफेक्टिव हैं, गलत, ठीक है। ये तो फिर भी चलो सही हो सकता है कि एफिशिएंसी इसे भी बोलते हैं, मिनिमम कॉस्ट में करना है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। फिर से यही गलत लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल गलत। यहीं तक है इफेक्टिवनेस। सही चीज सही तरह से कर देना इफेक्टिवनेस होता है, और एफिशिएंसी होता है कि मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम और मिनिमम एफर्ट, तभी एफिशिएंट बोला जाता है चीज़, वो प्रोसेस को, ठीक है। तो मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी, मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ये 3 एलिमेंट्स हो गए इसके। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में समन्वय हो, क्योंकि एक चीज़ को जल्दी करने के चक्कर में आप उसकी क्वालिटी खो देते हो,
और एक चीज़ की क्वालिटी अच्छी करने के चक्कर में आप समय का ध्यान चला जाता है आपका। तो दोनों चीज़ें रहें, ये ज़रूरी है। ठीक। तो गलत कैसे लिख सकती है बुक? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, इसका हमेशा एम क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो पूरे गोल हैं वो अचीव हो जाए। ठीक। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ये यूनिवर्सल होता है, हर जगह लागू होता है। आप अपनी पढ़ाई जो करते हो, आप फाइनल बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी आप कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हो, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हो। चलिए स्टाफिंग नहीं कर रहे हो क्योंकि अकेले करने की चीज़ है। ठीक। लेकिन क्योंकि हर जगह हो रही है, हर जगह लागू होती है, तो इसीलिए मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। फिर मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के कई हिस्से होते हैं, कई रूप होते हैं या फेसेस होते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हमें वर्क का मैनेजमेंट भी करना होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम पूरा करना है। ठीक। जैसे स्कूल को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फैक्ट्री को गुड्स प्रोड्यूस करना है, हॉस्पिटल को पेशेंट ट्रीट करना है। तो मैनेजमेंट जो है क्या करता है कि इन गोल्स को अचीव करने पर ध्यान देता है कि काम होता है और अच्छे से होता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो लोग हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे अपना ह्यूमन रिसोर्स हो, मतलब अपना स्टाफ, उन सबको मैनेज करना भी एक काम है, ये भी एक टाइप का मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कि जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का, वो उसका प्रोसेस सही चल रहा है, उसमें खरीदना, बेचना और क्वालिटी चेक सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो गया। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट इन शॉर्ट। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, सब कुछ होता रहता है लगातार। और कंट्रोलिंग और प्लानिंग भी लगातार होनी ही होनी है ना। जो ये चलता रहता है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ये अकेले नहीं किया जा सकती कि एक बंदा सब कुछ मैनेज कर रहा है। ज़्यादातर सिचुएशन में क्या होता है, मैनेजमेंट पूरे लोगों को मिला के होता है। ठीक है, यानी कि सबके साथ। हर मेंबर अलग अलग पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, लेकिन ज्वाइन कर लेने के बाद ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए वो काम करते हैं एक साथ। ठीक, क्योंकि कोऑर्डिनेशन चाहिए, टीम वर्क चाहिए। मैनेजमेंट का काम यही है कि सबसे पहले तो सारे मेंबर्स को ग्रो और डेवलप करे, इसलिए कि वो जैसे जैसे नीड और अपॉर्चुनिटी चेंज हो वो उस हिसाब से सेट हो सके। ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, यानी कि ये समय और सिचुएशन के हिसाब से रीबिल्ड होता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमेशा। ठीक है। मान लीजिए सोशल कंडीशन चेंज हुई, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई, पॉलिटिकल फैक्टर्स चेंज हुए, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट को भी अपना एनवायरनमेंट के हिसाब से, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने को अडेप्ट करना होता है, अपने अंदर उस हिसाब से जो ज़रूरी चेंजेस हैं वो लाने होते हैं, ताकि सर्वाइवल बना रहे, ग्रोथ बनी रहे। ठीक है। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने अपने मीनू में बहुत सारे मेजर चेंजेस की एक एग्जांपल है, ताकि वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर सके। बाहर आप किसी विदेशी जगह पे जाओगे तो मैकडॉनल्ड्स की ड्रिंक्स तो बहुत ही महंगी होती हैं, उनके बर्गर्स हमेशा बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, और साथ ही साथ उनका जो वैरायटी है उसमें नॉन-वेज हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। लेकिन यहाँ इंडिया में उन्हें ये सब बदलना पड़ा। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट आपको दिखेगा नहीं, आप ये नहीं कहोगे कि ये मैनेजमेंट है, आप उसे टच नहीं कर सकते। मैनेजमेंट आपको फ़ील होगा कि कैसे ऑर्डरलीनेस है, कैसे कोऑर्डिनेशन है, कैसे वर्क एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉइज़ हैप्पी हैं कि नहीं, है ना? टारगेट पूरे हो रहे हैं कि नहीं समय पे वो भी। ये सब चीज़ें बताती हैं कि मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है। ठीक।
अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा होता है। अब ऑब्जेक्टिव वो क्यों है, क्या एम क्या है मैनेजमेंट की। तो हमने अभी पीछे देखा कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हम बार बार पढ़ रहे थे, तो वो तो होते ही हैं नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी पे। लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, बिजनेस को एज सोसाइटी में एज अ यूनिट खड़ा करना है हमें। ठीक है, सोसाइटी एक अच्छी नज़र से बिजनेस को देखे, बिजनेस की अपनी पहचान हो। पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, यानी कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस के एम्प्लॉय की जो अपनी पर्सनल नीड्स है, अपने ऑब्जेक्टिव है, वो भी बिजनेस के ही मैनेजमेंट को पूरा करने का ध्यान देना होता है, ताकि एम्प्लॉयज खुश रहें और वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार रहें या कुछ भी। ठीक। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, देखिए तीन होते हैं और ये स्टेप वाइज होते हैं। पहला होता है सर्वाइवल, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या चाहोगे कि वो फ्लॉप होके, फेल होके, लगातार बड़े बड़े लॉसेस में जाके बंद ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोशिश करते हो कि आप जो जो खर्चे कर रहे हो वो निकलें। बिजनेस अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस और सेल कर रहा है तो सेल्स हो। ठीक है, यानी कि बिजनेस सर्वाइव करे, पहला गोल ये होता है। फिर जब बिजनेस सर्वाइव कर जाता है, हाँ भाई अब हमारी कॉस्ट रिकवर हो रही है, हमारी सेल्स हो रही है, लोग हमें जान रहे हैं, तब फिर हम बढ़ते हैं प्रॉफिट की ओर कि अब हम क्या करें, सेल्स बढ़ाएं या प्राइसिंग बढ़ाएं जिससे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जाए, है ना, कुछ अर्न करें। फिर चाहे वो जो है प्रॉफिट वापस बिजनेस में डाल दिया जाए, चाहे जो है क्या कहते हैं कि ओनर उसे रख ले निकाल के ड्रॉ करके, और या फिर पार्शियली दोनों चीज़ें की जाए, लेकिन प्रॉफिट अर्न किया जाए। ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रॉफिट क्या है, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एम ही है ये। बिजनेस चलाने के पीछे मकसद ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाइटल इंसेंटिव है फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अपने इंटरप्राइज का जो लगातार हम अच्छे से ऑपरेशन कर रहे हैं सक्सेसफुली, ठीक है, उसका मोटा मोटा इंसेंटिव है प्रॉफिट। या ये कह सकते हैं कि जो हम रिस्क बियर कर रहे हैं उसके बदले का रिवॉर्ड है प्रॉफिट। ठीक है, जब मान लीजिए प्रॉफिट भी आने लग गया बिजनेस में लंबे समय तक, अब हम क्या करते हैं, अब हम बिजनेस को ग्रो करते हैं, यानी कि लॉन्ग रन में बिजनेस को बढ़ाते हैं। ठीक, बिजनेस इसलिए तो चालू हुआ नहीं होता है कि अगर मान लीजिए हमने एक शॉप एक इलाके में खोली, अब हम उसी लोकेलिटी में पूरा जीवन बिता देंगे बिजनेस का, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करते हैं, हम साल भर प्रॉफिट कमाते हैं, 2 साल प्रॉफिट कमाते हैं, हमें पता चल रहा होता है कि हम लॉस में नहीं जाएंगे, हम प्रॉफिट कमाना सीख चुके हैं, इस बिजनेस के आगे पीछे हम जान चुके हैं। फिर हम उसकी और ब्रांचेस खोलते हैं, है ना, उसे बढ़ाते हैं। तो ग्रोथ, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ। फिर आ जाते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि बिजनेस के सोसाइटी के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है ना, क्योंकि बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, हर चीज सोसाइटी का ही एक पार्ट है। बिजनेस का फंड, बिजनेस का एंटरप्रेन्योर, उसके एम्प्लॉयज, उसका लैंड जिसमें वो काम कर रहा है, फैक्ट्री खोले, ऑफिस खोले, सब तो सोसाइटी ही प्रोवाइड करती है। तो वैसे तो वो उसको पे कर देता है सोसाइटी को अलग अलग तरह से, जैसे जैसे जो जो चीज़ें लेता है, लेकिन एज ऑर्गेनाइजेशन उसकी जिम्मेदारियां है कि वो सोसाइटी में ऊंची नज़र से देखा जाए, उसकी एक रिस्पेक्ट हो, उसकी गुडविल हो, है ना, उसका सामान खरीदने लोग आए। और क्योंकि सोसाइटी को वो यूज़ कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो सोसाइटी के प्रति और अच्छी चीज़ें करने के लिए भी बाध्य होता है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो उस एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे मेथड्स यूज़ करोगे जिसमें पॉल्यूशन कम हो, जिसमें वेस्ट कम निकले, निकले तो वो बायोडिग्रेडेबल हो, या और भी बहुत सारी जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के हिसाब से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेजर्स वो ले सकता है वो ले। ठीक, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अपनी ग्रोथ की ओर देखे और हर समय मशीनरी और एआई और डिजिटल चीज़ों पे पूरी तरह से डिपेंड ना रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी कोशिश करें, स्पेशली वीकर और डिसएडवांटेजेस सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनके। ठीक है, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल्स एंड क्रचेस टू एम्प्लॉयज़। मान लीजिए बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपके यहाँ फीमेल एम्प्लॉयज़ भी बहुत सारी होंगी, और अगर इतना बड़ा है कि उसके अपने अपने कैंपस हैं, तो लोग कहीं दूर नहीं रह पाते होंगे, उन्हें उसी कैंपस में रहना पड़ता होगा, तो उनके रहने की जगह, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के,
उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, ठीक। फीमेल एम्प्लॉई हैं तो उनके घर में उनके बच्चों को दिन भर कौन देखेगा, तो इसीलिए वो अपने बच्चों को अपने साथ ला सकें, उनके लिए क्रेचेस, ठीक है। क्रेचेस क्या होते हैं? डे केयर होता है छोटे बच्चों का, बहुत ही जो मान लीजिए 6 ईयर्स से छोटे हैं कम, उनके लिए 9 ईयर्स से छोटे हैं, 6 ईयर्स से छोटे। सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस। सोसाइटी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, उसे सामान जो है फेयर प्राइस पे दे, एक सही प्राइस पे दे और अच्छी क्वालिटी का दे, ठीक है, ख़राब क्वालिटी का ना दे। ये सब सोसाइटी के प्रति बिजनेस की जिम्मेदारी है। लॉफुल तरीके से बिजनेस चलाएं, ठीक। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गलत तरीके की चीज़ों में ना पड़े, ठीक। अब आते हैं पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी ओनर है बिजनेस का, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करना, ठीक है। पहले तो कॉम्पिटिटिव सैलरी दे, जैसी सैलरी और अच्छी कंपनियां दे रही हैं वैसे दे, पर्क्स भी उसी हिसाब से दे, ये हो गई फाइनेंशियल। उनकी सोशल नीड, इंडिविजुअल सोशल नीड, जैसे कि पीयर रिकग्निशन, मतलब कि उनके कलीग्स के बीच में उनकी रिस्पेक्ट हो, उनके मन में अपने प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट हो। ये कैसे होती है? एक टाइमली प्रमोशन हो, ठीक है, टाइमली सैलरी में इंक्रीज हो, ठीक। हायर लेवल नीड्स सच एज पॉलिसीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए कुछ लोग बहुत मेहनत करके बिजनेस को अपना मान के बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, अच्छे डिसीजंस लेने में मदद कर रहे हैं बिजनेस की, हैं कुछ अच्छे आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो बहुत हायर उस पर पहुँच पा रहे हैं उनको और अच्छा प्रमोशन देना, उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या फिर उनको बोनस शेयर्स दे देना फर्म के, इस तरीके से हायर लेवल नीड्स पूरी करना। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस में साफ सुथरा इन्वायरमेंट हो और मॉरली भी एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, लोगों के बीच एक अच्छी हेल्दी फ्रेंडशिप हो, ठीक है, इस तरीके का इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए। अब आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट का किसी फर्म में होना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। भाई ग्रुप गोल्स अचीव तभी हो पाएंगे क्योंकि मैनेजमेंट हेल्प करेगा। मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, ठीक, आपके काम करने की क्वालिटी बढ़ाता है। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो समय के साथ सब कुछ चेंज कर सके, तो जिससे उसका सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म हो और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी बढ़े। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, लोगों के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है कि एक टीम स्पिरिट होती है, एक कोऑपरेशन होता है और फर्म के प्रति एक कमिटमेंट आता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी जैसे मैंने ऊपर लिखा कि मैनेजमेंट के कुछ काम होते हैं जो सोसाइटी के प्रति होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, तो जब वो इन्हें पूरा करता है तो सोसाइटी भी डेवलप होती है, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसा है उसको कैसे हम जान सकते हैं? तो देखिए, मैनेजमेंट के नेचर के रिगार्डिंग बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। कुछ लोग कहते हैं एक साइंस है, कुछ कहते हैं आर्ट है, कुछ कहते हैं प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्या होता है? जैसे कि लॉयर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है और आपका डॉक्टर एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन वो चीज़ें होती हैं जो अकेले भी की जा सकती हैं, जैसे कि एक लॉयर क्या है, अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टीचर भी अकेले पढ़ा सकते हैं, डॉक्टर भी अकेले क्लिनिक खोल सकते हैं, या ये किसी ग्रुप में या किसी दूसरी फर्म के लिए भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्पेशल एजुकेशन चाहिए होती है। जैसे टीचिंग में आमतौर पे बीएड चाहिए होता है, लॉयर के लिए आमतौर पे एलएलबी चाहिए होता है, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस चाहिए होता है। तो ये कहा जाता है कई बार कि एक प्रोफेशन है क्योंकि इसके लिए भी आपको बीबीए एमबीए करना ज़रूरी है। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत लोग ये कोर्स ना करके भी बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। तब ये कहा जाता है कि एक आर्ट है कि जिसके अंदर वो कला है कि वो बिजनेस चला सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, वो अच्छा कर लेता है। जो नहीं कर पाता वो कितना भी पढ़ लिख ले, कितने भी लोगों से सीख ले, वो नहीं कर पाता है, तो ये एक आर्ट है। कुछ लोग कहते हैं एक साइंस है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को एज अ फैक्ट लाया है, कई बार ट्राई और टेस्ट करके, कई बार एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। एक नॉलेज एकत्रित की है जो काम करती है, जिसे टेस्ट किया जा चुका है, उस नॉलेज को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये मैनेजमेंट काम करने लगता है। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं साइंस है, जबकि आज के समय में माना जाता है कि ये
लगभग तीनों ही चीज़ है। एक साइंस भी है, इसमें साइंस के भी फीचर्स हैं, इसमें आर्ट के भी फीचर्स हैं, इसमें प्रोफेशन के भी फीचर्स हैं। ठीक। साइंस क्यों? क्योंकि साइंस क्या है, एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। एक्वायर्ड कैसे एक्वायर की जाती है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, और कुछ जनरल ट्रुथ को एक्सप्लेन करती है। ठीक है। तो इसीलिए मैनेजमेंट भी साइंस है, क्योंकि वो भी एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलता है, के प्रिंसिपल पर, है ना। और जो मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर है एक लंबे समय के लिए, उन्होंने बिल्ड किया है मैनेजमेंट को। ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट में चलता है, चीज़ें ट्राई टेस्ट की जाती है कि अच्छा ये ऐसा काम कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं, क्या नुकसान दे रही हैं। उनके ऊपर बेस्ड है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। यूनिवर्सल वैलिडिटी है साइंस की तरह, एक जगह कोई चीज़ काम कर रही है तो वो पूरी दुनिया में काम करती है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जैसे। वैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी जो है एक जगह कहीं पे काम करते हैं तो वो सब जगह काम करते हैं। ठीक। तो इसीलिए मैनेजमेंट साइंस है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन चाहिए होती है ताकि डिजायर्ड रिजल्ट आ सके। ठीक। इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होती है, कुछ अपना दिमाग लगाना होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, अपनी खुद की क्रिएटिविटी, और प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। ठीक है। तो इसलिए ये एक आर्ट भी है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, बिल्कुल। प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जो स्पेशलाइज नॉलेज और ट्रेनिंग के द्वारा बैक की गई होती है, जिसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है इसके बिना। तो आप देखोगे आज के समय में बहुत जगह मैनेजमेंट पोस्ट होती हैं, लेकिन आप लगभग सारी जगहों पे नहीं जा सकते जब तक आप बीबीए और एमबीए या दोनों में से कोई एक ना कर चुके हो, यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट। ठीक। इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है, क्योंकि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज आपको चाहिए है, इसकी एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक। क्या हो रहा है? प्रोफेशनल एसोसिएशन, आप किसी न किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन पे जुड़े हो, जैसे लॉयर बार काउंसिल से जुड़ा होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ा होता है, कोई डॉक्टर जो है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा होता है ना। फिर वही मैं पेज पर कर रहा हूँ, सॉरी ये डिस्टर्बेंस के लिए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे सारे प्रोफेशन में एक सारे प्रोफेशन बाउंडेड है अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट से, जिसमें लिखा होता है कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए मैनेजमेंट का, मेंबर्स का। जैसे डॉक्टर एक ओथ लेते हैं कि वो एथिकल प्रैक्टिस करेंगे, है ना। वैसे ही इस तरीके का फीचर मैनेजमेंट में भी होता है, हालांकि ये कुछ सर्टन नहीं होता है। किसी एसोसिएशन जैसे कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, है ना, को आप ज्वाइन करते हो तो ही आप उसके अंदर आते हो, उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, वरना कोई और उसका भी कोई लीगल सपोर्ट नहीं है। लेकिन एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अनसेट सा होता है, सर्विस मोटिव होता है बाकी प्रोफेशन की तरह इसमें भी, लोगों की सर्विस करने का। ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देखिए एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, सीएफओ, सीओओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, सॉरी, ये सब क्या आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ये अथॉरिटेटिव होते हैं, जितनी अथॉरिटेटिव सभी होते हैं वैसे। जैसे जैसे आप पिरामिड में नीचे जाओगे, अथॉरिटी भी घटेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी घटेगी, क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलने वाली चीज़ है। तो जो सबसे ऊपर का मैनेजमेंट है उसके सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कि सबसे ज़्यादा बड़े और तो क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चेंज लाने वाले डिसीजन भी यही लोग ले सकते हैं। और अगर कुछ गलती होती है तो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। ठीक। फिर आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, है ना, प्लांट सुपरिटेंडेंट। इस तरीके के लोग जो होते हैं ये क्या होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं। ये एक सेक्शन को हेड कर रहे होते हैं। ठीक है। एक कैटेगरी को हेड कर रहे होते हैं। इनके पास इनसे थोड़ी कम अथॉरिटी होती है, लेकिन इनसे थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है।
फिर लास्ट वाले आते हैं ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट, जिस सुपरवाइजर, लीडर, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर। ठीक, ये आपके लास्ट वाले होते हैं, इनके सबसे कम अथॉरिटी और सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेन फंक्शन क्या है, एक बार देख लें जरा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है, 30 मिनट्स का हो चुका है, और हमने कहा था कि अगर 15 मिनट का कंटेंट बचा होगा तो हम इसे रोक देंगे, और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल 15 नहीं, 20-25 मिनट का कंटेंट बचा है, यानी कि ये चैप्टर आपका जाएगा 2 वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। कहाँ तक हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि टाइप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शन है, मिडिल लेवल के क्या है, और लोअर लेवल के क्या है। चलिए इतना और पढ़ लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करेंगे। ठीक, नहीं तो कहीं दूसरा वीडियो भी 30 मिनट्स को क्रॉस ना कर जाए। टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं कि वो डाइवर्स एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करें, कोऑर्डिनेट करें एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट के, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का जो है उसे अचीव करें। बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करें, फर्म के सर्वाइवर के लिए उसका क्या क्या असर हो सकता है उसे देखें। ऑर्गेनाइजेशन के गोल होने क्या चाहिए वही फॉर्मुलेट करना भी इनका काम होता है, और उसको अचीव करने की स्ट्रैटेजी बनाना भी इनका काम होता है। ज़्यादातर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब काम होते हैं। और मिडिल लेवल को कंट्रोल करना, टू अरेंज रिसोर्सेज ऑफ मैन, हाँ, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब काम इनका होता है। सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किस चीज़ का, ये सब यही देखते हैं। ठीक, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है, उसको समझें, उसका मतलब आगे फॉलो करवाएं। टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल, ये देखें, इंश्योर करें कि भाई उनके डिपार्टमेंट में जितने लोग चाहिए उतने लोग हों, और उतनी उसी तरीके की क्वालिफिकेशन से लैस हों। ठीक, टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम। लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या काम करने हैं, उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको असाइन करें। टू मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, नीचे के जो आपके लोग हैं उनको मोटिवेशन देना भी इन्हीं का काम होता है। टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सही से चलता रहे। इसीलिए अपने साथी जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, जैसे कि अगर आप पर्सनल मैनेजर हो, आप मार्केटिंग मैनेजर हो, दूसरा कोई फाइनेंस मैनेजर है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, तो उनके साथ समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बैठा के ही चलें, जिससे कि फर्म स्मूथली रन करे। लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो आप 0.75x पे देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, जो आपका एकदम लोअर लेवल वर्कफोर्स है जो लार्ज अमाउंट में है, उनको देखें कि उनका एफर्ट सही चल रहा है कि नहीं, उनसे इंटरेक्ट करते रहें। ठीक, और इंस्ट्रक्शन जो मिडिल मैनेजमेंट से मिल रहा है वो पास ऑन करें वर्कर्स तक। क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन रहे, वेस्टेज ज़्यादा ना हो, है ना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखें। ठीक, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, लॉयल्टी जो वर्कर्स की है उसको, उस पर नज़र रखें। वर्कर की ग्रीवेंसेस को भी ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करें, खाली ऊपर का काम नीचे ना बताएं, नीचे की जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ऊपर पहुंचाएं। टू इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्कर्स के लिए अच्छा और प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट है, सेफ है, साउंड है, ये सब आप मतलब एज लोअर लेवल मैनेजर आपको देखना होता है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।